वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। बुलेटिन में होगी हर वो देश दुनिया की खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है, जिसका अपडेट होना आपके लिए जरूरी है। लेकिन टूल किट की बात करेंगे क्योंकि टूल किट मामले में निकिता जैकब की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हो गई। इस पर हमारी नजर रहेगी। हम टूल किट साजिश के सूत्रधारों की बात भी करेंगे। हम उस आतंकी साजिश के बारे में भी आपको बताएंगे जिसे लखनऊ में कल नाकाम किया गया। पुडुचेरी में कैसे संकट में है कांग्रेस सरकार, यह भी दिखाएंगे। लेकिन साथ ही बात किसान आंदोलन की होगी क्योंकि कल रात हुई बीजेपी की बैठक में यह कहा गया कि तमाम किसानों के बीच इस बिल को लेकर जागरूकता पैदा की जाए। इन खबरों के साथ हम शिमला लिए चलेंगे क्योंकि वहां की ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी है। बेहद लुभावनी ये तस्वीरें वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे टूल किट मामले के साथ, क्योंकि टूल किट मामले की आरोपी निकिता जैकब की अग्रिम जमानत पर आज फैसला आना है। निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट है। टूल बनाने में दिशा रवि और शांतनु मुलुक के साथ निकिता का नाम सामने आया है। शांतनु मुलुक को कल औरंगाबाद कोर्ट से 10 दिन की राहत मिल गई है, जबकि दिशा रवि 19 फरवरी तक पुलिस हिरासत में है। निकिता जैकब और शांतनु मुलुक टूलकिट केस की जांच में ये दो चेहरे बहुत अहम हैं और इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट हैं। पिछले 2 दिन से ये दिल्ली पुलिस से बचने के लिए कानूनी दांवपेच में जुटे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु मुलुक को 10 दिन की ट्रांजिट अंतरिम जमानत दे दी है और निकिता जैकब की अर्जी पर बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। तब तक निकिता के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। टूल किट मामले में आरोपी बताए जा रहे शांतनु मुलुक, इनको आज औरंगाबाद खंडपीठ ने 10 दिन का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मंजूर किया है। उन्होंने मेरिट पे कोई भी भाष्य नहीं किया है और सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है टू सेफगार्ड हिज लिबर्टी, इस ग्राउंड पे उनको 10 दिन का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दिया। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। रात के 11 बजे तक दिल्ली पुलिस निकिता के घर पे थे। उसके सारा सब कुछ गैजेट्स वगैरह सब जब्त कर लिया गया था। पंचनामा में उनका खुद का सिग्नेचर्स है। पंचनामा इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड, उनका खुद का सिग्नेचर्स है। नेक्स्ट डे वो खुद एक वकील है, उसको पता है कि उसके राइट्स क्या है, उसको पता है कि प्रोसीजर लॉज क्या होते हैं। एज अ मैटर ऑफ राइट नेक्स्ट डे वो बॉम्बे हाई कोर्ट की अदालत खुद आई थी अपना बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। तो ये मैटर जो है, ये मुद्दा जो है, जो वो एब्सकॉन्डिंग है कि उसने कोऑपरेट नहीं किया, सरासर गलत है। निकिता जैकब और शांतनु दोनों पर आरोप है कि ये खालिस्तानी समर्थकों के साथ संपर्क में थे और उनके इशारे पर वो टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था जिसे दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था और जो ग्रेटा से लीक हो गया था। शांतनु मुलुक के बनाए ईमेल अकाउंट से टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था। इसे निकिता जैकब और दिशा रवि ने एडिट किया था और फिर इसे आगे अलग अलग ग्रुप्स में शेयर भी किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग की ट्विटर अकाउंट से लीक होने के बाद जब टूल किट डॉक्यूमेंट की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने शुरू की, शांतनु, निकिता और दिशा एक दूसरे से XR नाम की NGO के जरिए जुड़े थे। इन पर आरोप है कि ये खालिस्तानी समर्थकों के मोहरे बने थे। 26 जनवरी की हिंसा की पटकथा टूल किट के जरिए इन्होंने पहले से तैयार कर ली थी। शांतनु 20 से 27 जनवरी तक दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में भी था। शांतनु मुलुक और निकिता जैकब जब पुलिस के शिकंजे में आएंगे तो ये पता चलेगा कि आखिर ये कैसे खालिस्तानी समर्थक मो धालीवाल के संपर्क में आए और भारत विरोधी दुष्प्रचार वाली टूल किट में और कौन कौन लोग शामिल थे। मुंबई से साहिल जोशी और विद्या के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। विद्या, क्योंकि आज निकिता की जमानत अर्जी पर फैसला आना है और निकिता खुद पेशे से वकील है, लेकिन उनकी वकील का यह कहना है कि निकिता सारे कानूनी दांवपेच जानती है, वो एब्सकॉन्डिंग नहीं है, पूरा सहयोग कर रही है। तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, सरासर गलत है। इस दावे में कितना दम है विद्या?
जी बिल्कुल, देखिए दावा तो दोनों तरफ से यही किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वो भागे हुए हैं, एब्सकॉन्डिंग है। वहीं इनके वकीलों का, शांतनु के वकील और निकिता के वकील, दोनों का यही कहना है कि वो भागे नहीं है। वो अदालत भी आए थे, अदालत में उन्होंने अपने बाकायदे सिग्नेचर करके अदालत में अपना एप्लीकेशन दायर किया था। ये अपनी बात में सही है नेहा, लेकिन अगर आप देखें तो नेहा, ये जो जेकब का जो केस है, निकिता जेकब का, वो शांतनु से थोड़ा सा अलग है। शांतनु ने जब अपना पिटीशन फाइल किया था औरंगाबाद में, तब उसने दिल्ली पुलिस को पार्टी तक नहीं बनाया था। उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसका अपोज किया था, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, 10 दिन का समय दे देना चाहिए। वहीं निकिता के केस में दिल्ली पुलिस थी, बाकायदे उन्होंने बहस की, जिरह की, और उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो 26 जनवरी का जो मामला है उससे जुड़ा हुआ है निकिता का मामला, और इसी वजह से उसे एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बिल नहीं दी जानी चाहिए। अब देखना होगा कि तकरीबन 11 से 12 के बीच में जब बॉम्बे हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर अपना आदेश जारी करता है तो वो क्या रुख अपनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसके बाद रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। 26 जनवरी मामले में लाल किला पर हुए बवाल केस में आज एक और गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, 30 साल के मनिंदर सिंह उर्फ मोनी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से तलवार भी बरामद हुई है। लाल किला हिंसा मामले में ये एक और गिरफ्तारी बताई जा रही है। मोनी इस शख्स का नाम है, मनिंदर सिंह उर्फ मोनी, जो कि लाल किला हिंसा में शामिल था। उसके पास से तलवार की बरामदगी की गई है। तो एक तरफ देश को बदनाम और अस्थिर करने वाली टूल किट साजिश की परतें उतर रही हैं, वहीं दूसरी जगह लखनऊ को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। यूपी एसटीएफ ने पीएफआई के 2 आतंकियों को पकड़ा है। इनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। ये आतंकी कहां से लखनऊ आए थे और इन आतंकियों का टारगेट क्या था, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आतंकियों के निशाने पर हिंदू संगठन। लखनऊ में बहुत बड़ी साजिश नाकाम। ये पीएफआई से जुड़े वो संदिग्ध आतंकी हैं जिनके खूनी मंसूबों को यूपी एसटीएफ ने फेल कर दिया। अगर एसटीएफ अलर्ट ना होती तो ये आतंकी लखनऊ को दहलाने के लिए अपने बारूद और आतंकी हमले के प्लान के साथ तैयार थे। इनके पास से 16 एक्सप्लोसिव डिवाइस, 1 पिस्टल, 7 कारतूस, 2 पेन ड्राइव, 12 रेलवे टिकट, पैन कार्ड, एटीएम, डीएल और आधार कार्ड बरामद हुए हैं। हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। इनको अब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। प्रारंभिक पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वर्ग विशेष के नवयुवकों को जो कि शारीरिक रूप से मजबूत हो, का ब्रेन वॉश करके उनको विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण देकर देश के किसी भी कोने में घटना विशेष को अंजाम देने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। जिन 2 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, उनका सीधा संबंध केरल के कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से है। इनमें अंसद बदरुद्दीन पीएफआई का कमांडर है और केरल के पत्थानामथिट्टा का रहने वाला है। दूसरे संदिग्ध आतंकी का नाम फिरोज खान है, जो केरल के ही कालीकट का रहने वाला है। ये आतंकी बसंत पंचमी पर धमाका करने की साजिश रच रहे थे, लेकिन एसटीएफ ने इन्हें लखनऊ के गुडम्बा में धर दबोचा। इनकी प्लानिंग बसंत पंचमी के आसपास हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में कई जगह उच्च श्रेणी के विस्फोटक से धमाका कर कई वरिष्ठ अधिकारियों एवं जन समुदाय की हत्या कर आम जनता में आतंक एवं दहशत फैलाकर सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले हैं। यूपी में पीएफआई का नेटवर्क बहुत एक्टिव हो गया है। पुलिस के दावे के मुताबिक पीएफआई से जुड़े लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर यूपी के कई हिंदू संगठनों को निशाना बनाने की ताक में हैं। इसके लिए वो दूसरे सदस्य भी जोड़ रहे हैं और हथियारों की ट्रेनिंग देकर इन्हें तैयार भी कर रहे हैं। पीएफआई के इस नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यही वजह है कि 1 साल में पीएफआई से जुड़े 123 लोग अरेस्ट हुए हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
बात अब किसान आंदोलन की करेंगे, क्योंकि दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन का 84वां दिन है। आंदोलन का फोकस गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर बना हुआ है और उससे अब आगे बढ़कर हरियाणा और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हो रही किसान पंचायतों तक पहुंच चुका है। किसान आंदोलन के बदलते स्वरूप को देखते हुए इससे निपटने के लिए कल बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। क्या है यह रणनीति, देखिए। पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। दिल्ली के सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से निकलकर महापंचायतों के सहारे किसान आंदोलन जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में पांव पसार रहा है, उसने सरकार और सत्ताधारी दल बीजेपी को फिर से चिंतित करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की मुख्य चिंता मोदी सरकार के खिलाफ बन रही गलत छवि से निपटना है। इसे लेकर ही कल दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके कैबिनेट सहयोगी संजीव बालियान मौजूद थे। बैठक में हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के पार्टी किसान नेताओं को भी बुलाया गया था। जो मुद्दा है वो किस मुद्दे, क्या किसान मुद्दा था या कोई? नहीं, मुद्दे तो जब कई लोग बैठेंगे सब मुद्दों पर बात होंगी, क्या दिक्कत है? अहम मुद्दे किसानों पे, क्या किसानों को लेकर जो बॉर्डर पे अच्छा, तमाम बैठे हैं उसको लेकर क्या चल रहा है? सर, तीनों किसान कानूनों पर क्या किसान ये टूटेंगे? अरे नहीं भाई, किसान क्यों तोड़ना क्यों है किसी को? नहीं हटेंगे, दोस्त ऐसी बातें मत कहो यार। हटेंगे नहीं हटेंगे बॉर्डर से। ये सरकार पहले भी बातचीत करी थी, बाद में भी बातचीत होंगी, सब चीजें निपटेंगे, आपसी बातचीत से निपटेंगे। बातचीत कब से होगी? वो बात मुझे नहीं पता, कृषि मंत्री जी बताएंगे, कमेटी बताएंगे। बैठक में क्या बात हुई है, इसकी अब तक आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक में पार्टी आलाकमान ने सभी नेताओं से कहा कि आप जनता के बीच जाकर जो कृषि कानूनों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको दूर करने की कोशिश करें। बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने नए कृषि कानूनों पर पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया, साथ ही जाट किसानों से उभरे असंतोष को लेकर भी चर्चा की। बीजेपी की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर भ्रम दूर करने का अभियान पहले छेड़ा जा चुका है। बीजेपी के मंत्री और नेता शहर शहर, पंचायत और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। पीएम मोदी भी कई बार इस मुद्दे पर वर्चुअल तरीके से किसानों से बात कर चुके हैं, फिर भी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। कृषि कानून की तमाम खूबियां गिनाने और कृषि कानून से जुड़ी चिंता दूर करने की कोशिश का कोई असर आंदोलनकारी किसानों पर नजर नहीं आ रहा है। किसान आंदोलन का चेहरा बने बीकेयू के राकेश टिकैत कल भी रोहतक की किसान पंचायत में शामिल हुए और आंदोलन का विस्तार करने का ऐलान किया। पंचायतें करते रहो, पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। हम जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हम जा रहे हैं, देश में पंचायत करेंगे। हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे, बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी, वहां की भी सरकार कुछ तंग कर रही, किसानों को कुछ भारत सरकार तंग कर रही, जाएंगे, बहाना किसी का होकर पंचायत वहां पे भी करेंगे। दिल्ली के गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर 83 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। 20 जनवरी के बाद सरकार और किसानों में बातचीत बंद है। गतिरोध इस स्तर पर पहुंच चुका है कि अगली बैठक के बारे में कहीं से कोई संकेत नहीं है, जबकि पीएम कह चुके हैं कि वो सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं। और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान। अब ये जाहिर हो चुका है कि किसान नेताओं पर पीएम की अपील का कोई असर नहीं हुआ है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति साफ है, किसानों के बीच गांव-गांव जाकर कृषि कानून को लेकर बनाए गए कथित भ्रमजाल को तोड़ा जाए, यानी अब किसानों की पिच पर सीधा मुकाबला है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब पुडुचेरी में मचे सियासी उथल पुथल की करेंगे। कल देर शाम एक और कांग्रेस विधायक के इस्तीफे से कांग्रेस सरकार पर बहुमत साबित करने का संकट मंडरा रहा था, तो वहीं इस दूसरी तरफ एक अहम घटनाक्रम हुआ। किरण बेदी को उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया।
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के चलते पुडुचेरी में सियासी संकट गरमाया हुआ है। इन सब के बीच किरण बेदी को उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। राष्ट्रपति ने किरण बेदी को तुरंत प्रभाव से हटाते हुए तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। किरण बेदी को एलजी के पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। हाथों में पार्टी के झंडे लेकर सड़क पर उतर गए, खुशी से झूमने लगे। किरण बेदी के खिलाफ सीएम नारायणसामी खुद शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास गए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि किरण बेदी पर इतना बड़ा एक्शन हो सकता है। The people of Puducherry got victory by removal of Dr. Kiran Bedi because she was stopping welfare schemes. She was ignoring the elected government. She was interfering in the day-to-day administration. She was running a parallel government, and she was also giving direction directly to the officers, which is unheard of in the history of any country. The lieutenant governor and the governors are acting against the constitution and the rule of law. राष्ट्रपति भवन से विज्ञप्ति जारी होने से लगभग 4 से 5 घंटे पहले वो बतौर एलजी काम कर रही थी। किरण बेदी ने इससे जुड़ा एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। किरण बेदी ने लिखा है कि पुडुचेरी में कोरोना का टीकाकरण इतना कम क्यों है, इस बात की आज समीक्षा की। किरण बेदी को ऐसे समय पर हटाया गया है जब पुडुचेरी में एक और विधायक के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद राज्य सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। इस मौके का लाभ उठाते हुए विपक्ष ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। हालांकि नारायणसामी ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए बहुमत होने का दावा किया। As far as the MLS issues are concerned, our government has got the majority, and we will do whatever the constitution says when the issue comes. दरअसल कामराज सीट से कांग्रेस विधायक ए जॉन कुमार ने कल कांग्रेस सरकार से असंतोष का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कांग्रेस विधायक मल्लदी कृष्णा राव, नमीचीवम और थिपिनादान अपना इस्तीफा दे चुके हैं। नमीचीवम और ई थिपिंदान बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और माना जा रहा है कि ए जॉन कुमार भी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पुडुचेरी की 33 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे और एक को पार्टी से निकालने के बाद अब संख्या 28 रह गई है और नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे में अब पक्ष और विपक्ष दोनों के पास 14-14 विधायक हो गए हैं। कांग्रेस के 10, डीएमके के 3 और एक निर्दलीय विधायक के साथ सरकार अल्पमत में है। वहीं विपक्ष में एनआर कांग्रेस के साथ एआईएडीएमके के 4 और बीजेपी के 3 मनोनीत सदस्य हैं। केंद्र शासित राज्य में बने इस सियासी संकट के बीच आज राहुल गांधी पुडुचेरी में हैं। राहुल पुडुचेरी के सोलाई नगर में मछुआरों को संबोधित करेंगे। इसके बाद फिर वो यहां के भारतीदासन गवर्नमेंट महिला कॉलेज में छात्राओं के साथ संवाद करेंगे और फिर एक रैली कर पार्टी के लिए चुनावी समीकरण साधने की कवायद करेंगे। देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें पुडुचेरी इकलौता राज्य है जहां पर कांग्रेस सरकार में है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले विधायकों का मुंह भंग होना राहुल के लिए बड़ी चुनौती है। पुडुचेरी से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। क्या बीजेपी को बंगाल में अपना चेहरा मिल गया है? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 80 के दशक के सुपरस्टार, बेहतरीन डांसर और शानदार अदाकार मिथुन चक्रवर्ती से खुद जाकर उनके घर पर मुलाकात की। हालांकि मिथुन ने अभी किसी भी तरह की राजनीतिक बातचीत होने या फिर करने से इनकार किया है। कोई शक? तू चुनाव लड़ेगा? हम साहेब? हाँ, तू चुनाव लड़ेगा? अगर आप कहते हो तो ठीक है, लड़ जाता हूँ। वहाँ पे सीएम उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अच्छा, नमस्कार। पता नहीं मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में बीजेपी का चेहरा बनेंगे या नहीं। पता नहीं मिथुन चक्रवर्ती
बंगाल में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं पता नहीं। मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी बंगाल में सीएम पद का उम्मीदवार बनाएगी या नहीं, मगर मिथुन से सीएम पद पर हुए सवाल और सवाल पर मिथुन की मुस्कान कमान बन गई है। इस मुस्कान रूपी कमान से टीएमसी के लिए तीर निकलेगा या नहीं ये तो बाद की बात है, मगर तुक्का यही है। इस तुक्के को ताकत तब मिल गई जब संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद बसंत पंचमी के दिन मिथुन चक्रवर्ती से मिलने उनके मुंबई वाले बंगले पर पहुंच गए। अंदर मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये तो वही जाने, लेकिन मोहन भागवत के जाने के बाद जब मिथुन सामने आए तो उनकी मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, ऐसे में बहुत सी अटकलें लगाई जा रही है कि मिथुन था वहाँ पे। अब लगाते रहो, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नहीं है। वहाँ पे सीएम उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अच्छा, नमस्कार। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने ये साफ कर दिया कि मोहन भागवत का उनके साथ रिश्ता आध्यात्मिक है। मेरे साथ उनका एक स्पिरिचुअल रिलेशन है और बहुत गहरा रिलेशन है स्पिरिचुअल। वो पहले से ही एक बात हुई थी कि एक बार मुंबई आया तो आप मेरे पे घर आऊँगा, तो ऐसा हो गया कि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, वापस आया, वो भी बॉम्बे में थे, तो मतलब ऐसा हो गया कि जुड़ गए हम, तो इसलिए आए। और जब घर आए किसी को इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कहीं ना कहीं तो मुझे प्यार तो करते ही होंगे, फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। फिर आए, बोला कि नागपुर सबको लेके आओ, तो इसीलिए एक ही बात है और कुछ नहीं। ब्रेकफास्ट किए, कोई नो राजनीति नथी, इसको जोड़िए माते। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के लिए कल भी सुपरस्टार थे, आज भी सुपरस्टार हैं। हार्डकोर नक्सली रहे, हार्डकोर वामपंथी रहे, जबरदस्त डांसर रहे। जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना, तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो। 80 के दशक के सुपरस्टार रहे। कौन हो तुम? भूख से बिलखते हुए गरीबों की आवाज हूं मैं, जो हाथ इन अनाज के दानों को गरीबों के पेट से छीनकर रुपयों की शक्ल में अपनी जेबें भर लेते हैं, वो हाथ मैं काट देता हूं। ये अनाज नहीं बल्कि गरीबों की जिंदगी की सांसें हैं। बंगाल की जनता के दिलों पर मिथुन ने बरसों बरस राज किया और एक दिन टीएमसी के हो गए। टीएमसी ने मिथुन को राज्यसभा का सांसद बनाया, लेकिन मिथुन को राजनीति रास नहीं आई। अपना कार्यकाल खत्म होने के पहले ही मिथुन ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कुछ दिनों बाद टीएमसी को भी नमस्ते बोल दिया। अब एक बार फिर मिथुन का नाम बंगाल की सियासत में गूंजा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी को बंगाल में जिस चेहरे की तलाश थी वो मिथुन ही है। मैंने कहा ढेर सारे नेता है, यहाँ का मुख्यमंत्री बंगाल का धरती पुत्र ही बनेगा। मिथुन का अपना अंदाज है, ये अंदाज बंगाल की जनता के मन में धंसा हुआ है। जाहिर सी बात है कि अगर मिथुन बीजेपी में आए और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोई शक? मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में 40 से ज्यादा लोगों को बस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल दहला देने वाले हादसे की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सुबह 7:30 बजे हुए हादसे में 40 से ज्यादा मुसाफिरों की मौत हो गई। सतना जा रही बस उस वक्त हादसे का शिकार बन गई जब 22 फीट गहरी बाण सागर नहर में गिर गई। शुरुआती जांच में पता चला कि जाम से बचने के लिए ड्राइवर ने रूट बदला। ड्राइवर ने नहर वाले रास्ते पर बस को मोड़ लिया, जो बहुत सकरा था। बीच सफर में ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया और दर्दनाक हादसा हो गया। घटनास्थल पर लाशों की कतार देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक शोक जताया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे में जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया जा चुका है।
बताया जा रहा है कि बस में 50 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जिसमें से ज्यादातर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। आज तक ब्यूरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा मामले में आज एक और गिरफ्तारी हुई है। 30 साल के मनिंदर सिंह उर्फ मोनी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से तलवार भी बरामद हुई है। तलवार लहराते हुए उसका फोटो और वीडियो कैप्चर हुआ था सीसीटीवी में। इसी के आधार पर यह गिरफ्तारी लाल किला हिंसा मामले में मनिंदर सिंह उर्फ मोनी की आज गिरफ्तारी हुई है। तो गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। जो लोग हिंसा में शामिल थे उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, उनकी पहचान की गई थी और अब 26 जनवरी हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या मालूम चल रहा है गिरफ्तारी के बारे में? देखिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम थी, इंस्पेक्टर शिव कुमार, उनके नेतृत्व में इस शख्स का लगातार पीछा किया जा रहा था। ये इसलिए क्योंकि लाल किले में हिंसा की जो तस्वीरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई थी और वायरल हुई थी, वो लाल किले की प्राचीर पर एक शख्स दोनों हाथों में तलवार लेकर तलवारबाजी कर रहा था। वही शख्स है जिसको गिरफ्तार किया स्पेशल सेल ने। मनिंदर सिंह मोनी उसका नाम है। पूछताछ में इसने खुलासा किया है कि फेसबुक पर लगातार इस किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ पोस्ट हो रहे थे, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं उससे रेडिकलाइज हुआ है और उसके बाद वो गुस्से में था। उसके बाद कई बाइक सवारों के साथ मिलकर ये लाल किले पहुंचा था, जहां पर जमकर उत्पात मचाया गया, हिंसा हुई। उस लाल किले की प्राचीर से जहां तिरंगे झंडे का अपमान हुआ था, वहां पर ये पहुंचा था। वहां पर इसने दोनों हाथों से तलवार भाजी थी। उसके बाद नीचे आया था, नीचे भी जमकर तलवार भाजी थी, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इसने बताया कि फेसबुक पर लगातार जो पोस्ट आ रहे थे उसके बाद ये भड़क गया था। ये दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है नेहा, और पूछताछ में इसने बताया कि ये खाली प्लॉट है जहां पर ये लोगों को तलवारबाजी भी सिखाता है। पेशे से एसी मैकेनिक है, लेकिन इसने पूछताछ में बताया कि लगातार जो फेसबुक पर पोस्ट आ रहे थे, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं गुस्से में भरा हुआ था। उसके बाद जब 26 जनवरी को लाल किले की तरफ भीड़ गई थी तो ये भी उसमें शामिल था कई लोगों के साथ, और वहां पर जमकर तलवारबाजी की थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। छत्तीसगढ़ सरकार के एक आदेश से 72,000 कोरोना टीकों के बेकार होने का खतरा खड़ा हो गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है, जिसके बाद वैक्सीन सेंटर में पड़ी 72,000 वैक्सीन की डोज तेजी से अपनी एक्सपायरी डेट की ओर बढ़ रही है। भारत ने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला और दुनिया को संभालने में मदद की, आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। पूरी दुनिया में भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की तारीफ हो रही है। दुनिया को बचाने के लिए भारत की कोशिशों की दुनिया कायल हो गई है। ये सब तब हो रहा है जब रूस और चीन ऐसी ही वाहवाही के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन दोनों ही सुपर पावर पर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं है और वो अपनी सॉफ्ट पावर को चमकाने में भारत से पिछड़ गए हैं। लेकिन जिन भारतीय वैक्सीन के चलते ये सब हो रहा है, जिसे पाने के लिए कनाडा ने अपने सुर बदल लिए हैं, जिस वैक्सीन डिप्लोमेसी को एलएसी से चीन के पीछे हटने का श्रेय दिया जा रहा है, उस वैक्सीन की विश्वसनीयता पर भारत के एक राज्य की सरकार सवाल उठा रही है। कोवैक्सीन को कारगर पाया गया है, लेकिन फेज 3 का ट्रायल अभी भी चल रहा है, ये अधूरा है। जो इसको लगाना चाहते हैं दस्तखत करके लगा लें। तो आप लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर लगाना चाहूँ वो रिस्क लेके, ये रिस्क या नहीं कि उसके प्रोसेस के हिस्सा बनके, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काम किसका है फेज 3 ट्रायल पूरा करने का? वो कंपनी जो इसको बना रही है। सरकार कंपनी के एजेंट के रूप में काम करे, ये उचित भी नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस रवैये से कोवैक्सीन की करीब 72,000 डोज पर खतरा मंडरा रहा है, जिनका अगर इस्तेमाल वक्त पर नहीं हुआ तो ये मई जून में एक्सपायर हो जाएंगे। भारत में 16 जनवरी से कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। दोनों ही वैक्सीन मेड इन इंडिया है। कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे आने बाकी हैं।
लेकिन इसे सरकार ने सुरक्षित बताकर मंजूरी दे दी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अब इसे लगाने से इनकार कर रही है, जबकि वो कोविशील्ड वैक्सीन लोगों को लगा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले को स्वास्थ्य मंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। किसी भी ऑनरेबल मिनिस्टर के स्टेटमेंट के अंदर कोई राजनीति वगैरह के साथ उसको लिंकअप भी नहीं करना चाहता। किसी भी किस्म के किसी भी प्रेजुडिस के बगैर हमने सारे देश के अंदर सब लोगों की हर प्रकार से सहायता की है। उसमें छत्तीसगढ़ की भी सरकार आती है, तो उसको मैं इतना ही कहूंगा कि वो उस प्रदेश के अंदर रहने वाले जो हमारे भारतीय हैं उनकी बदकिस्मती है।